चलो, फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस था। क्या था इसमें? हाँ, तो अपन कैसे समझेंगे कि एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है? ठीक है, अब देखो, ध्यान से सुनो। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने में प्रॉब्लम है भाई, समझना उतना इजी नहीं है ना। फिर भी हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब समझना तो पड़ेगा ही। एक्चुअल में तो बहुत ही अनसर्टेन है ना, मतलब क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन समझना पड़ेगा, उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। तो हम फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करते हैं, हम एक मॉडल सा बना लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे एनवायरनमेंट को। ठीक है ना? तो सबसे पहला तरीका है कि इनिशियल व्यू ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ अनसर्टेन, यानी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पता लगाओ कि कितना अनसर्टेन है। फर्स्ट स्टेप ये, ठीक है ना? मुझे ये बताओ, पार्ले जी का जो एनवायरनमेंट है, क्या लगता है कितना चेंज होगा? आज से 5 साल बाद कितना फर्क आएगा, है ना? आईटी कंपनीज का 5 साल बाद क्या एनवायरनमेंट होगा? समझ में आ रही है बात? मतलब बिजनेस बाय बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेनिटी अलग अलग है भाई। जैसे आशीर्वाद आटा है, कितना अनसर्टेन है 5 years डाउन द लाइन। आटे का बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आटा तो खाएगा ही ना यार बंदा, नहीं आ रहा समझ? बहुत सिंपल सा बिजनेस है ना यार, ठीक है? है ना, आटा बेच रहे हो वो, जो हर किसी को लगता ही है भाई, थोड़ा बहुत रेट वेट चेंज हो जाएगा, थोड़ी बहुत कंडीशंस इधर उधर हो सकती है, ठीक है? बिजनेस बंद होने के लिए कुछ बड़ा चाहिए। आईटी में नंबर ऑफ फैक्टर्स जो ऑपरेट करते हैं मार्केट में, जिसके कारण कोई बिजनेस बंद हो सकता है, वो बहुत हाई लेवल पर है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि तुम जिस बिजनेस में हो वो कितना अनसर्टेन। समझ में आ रही है बात? अब एक बार इमेजिन करो, कोई किसी का कपड़े का बिजनेस है, किसी का आईटी का बड़े लेवल पर है, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है ना, एक मैगी बेच रहे हैं, कितने सारे बिजनेस है, हजारों टाइप के बिजनेसेस। तो हर बिजनेस अपना अपना एनवायरनमेंट एनालाइज करेगा। तो पहला स्टेप उसमें क्या है कि तुम्हारे बिजनेस का एनवायरनमेंट कितना अनसर्टेन। क्लियर है? ठीक है, इससे तुमको फोकस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत अनसर्टेन है तो फिर तो बहुत रिस्क में हो। फिर पैरेलली क्या करना पड़ेगा तुमको, ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस या कुछ तो भी इंतजाम करना पड़ेगा कि ओवरऑल बिजनेस बंद ना हो। सेकेंडली, द नेक्स्ट स्टेप माइट बी द auditing of environmental influences. Here the aim is to identify which of the many environmental factors are likely to uh, affect the organization's development. ठीक है, कितना अनसर्टेन है, कौन से फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, ये पता लगाओ। सेकंड क्या है, कौन से फैक्टर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। और तीसरा क्या है, ठीक है, मोर टुवर्ड्स एन explicit consideration of the immediate environment of the organization, for example the competitive arena in which the organization operates। मतलब तीसरा है इमीडिएट एनवायरनमेंट को देखना। इमीडिएट एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंटली किसको देखना,
कॉम्पिटिटर्स। पढ़ेंगे ना अभी अपन, इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो मैक्रो सारा पढ़ेंगे। इमीडिएट मतलब जस्ट जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं, और कौन, मतलब वो लोग कौन कौन है इसमें, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर सब आ जाते हैं। क्लियर है? कौन से फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं? हाँ हाँ, मतलब देखो क्या है, किन किन के घर में बिजनेस है बताओ। तुम्हारे घर में क्या का बिजनेस है? स्टेशनरी का। कन्फेक्शनरी और क्लोथ्स का। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मतलब मैं बिल्कुल एक्चुअल केस स्टडी बताता हूँ तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे यहाँ सीमेंट का बिजनेस है, स्टार्टिंग है सीमेंट के बिजनेस में, 5 years डाउन द लाइन सीमेंट बिकनी बंद नहीं हो, ये एक बहुत रेयर चांस है कि कोई और मटेरियल इन्वेंट हो जाए जिससे कि बिल्डिंग बनने लग जाए। अरे समझ, अभी तो रिसेंट या उसमें रिसेंट पास्ट में भी ऐसा और कुछ ऐसा इन्वेंशन का कोई चांस नहीं दिख रहा, तो ये तो बहुत ही रेयर बात होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो भाई अब 5 साल बाद क्या हो सकता है, ऐसे बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर तो एनालाइज करने का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? पर तुमको क्यों करना चाहिए एनवायरमेंट को एनालाइज, पहले तो ये कि क्यों करना चाहिए, फिर ये 3 बातें बता रही हैं कि कैसे एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले क्यों एनालाइज करना चाहिए? कुछ तो ऐसा हो सकता है ना कि बिजनेस में फर्क आ जाए। जैसे मान लो कि तुम्हारा कन्फेक्शनरी क्लोथ्स का, ऑनलाइन ने अफेक्ट डाला है बिजनेस में, डाला है? क्या लगता है 5 साल बाद बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, होने लग जाए? भाई तुम्हारा कंपटीशन पहले किससे होता था? आसपास की 4 दुकानों से। अब तुम्हारा कंपटीशन इंडिया लेवल पर है। हो सकता है ना तुम जहां से खरीद करके लाते हो वहीं से अगर मान लो कि डिलीवर हो रहा है तो होम डिलीवरी, सीमेंट अगर मान लो कि ऑनलाइन बिकने लग जाएगी तो, पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना भाई? अब लेवल ऑफ बिजनेस अलग अलग हो सकता है कि भाई तुम बड़े लेवल पर वैसे सप्लाई करते हो या इंडिविजुअल घरों को सप्लाई करते हो, है ना, या तुम्हारा वो सिर्फ डीलरशिप का काम है। समझ रहे? वो सब बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका सिर्फ एजेंसी का काम है, मतलब उसने क्या कर रखा है, ट्रक ले रखा है। ठीक है, और सीमेंट जो उसके पास आता है वो आता है और बिक जाता है, मतलब उसकी कोई वैसी शॉप नहीं है, उसका पूरा समझ लो उसके पास डीलरशिप है, लाफार जो बनती है। समझ में आ रहा है? तो वो बल्क में वैसे डील करता है। तो हो सकता है कि ऐसा हो कि रिटेल में जो बिजनेस कर रहा है उसको फर्क ना जाए, लेकिन मीडिएटर हट जाए। समझ में आ रही है बात? जैसे सीएनएफ होता है ना, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मैं तुमको बस ये बता रहा हूं कि तुमको बिजनेस के बारे में एनालिसिस क्यों करना चाहिए, क्यों हमको ये बोलते हैं कि भैया हमके 4 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, है ना? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं पता ना किस चीज में कैसा क्या होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? तुम पता कुछ लोग बिजनेस करते थे कैश में, वो चलाते थे उधार। डिमोनेटाइजेशन ने एकदम बर्बाद कर दिया था, एकदम से, एकदम से बिजनेस ही बर्बाद हो गया। क्यों पता है? क्योंकि इतना कैश हेवी डील होता था, अब पूरा पूरा बैंक में कैसे डिपॉजिट करोगे? अरे अब होता वापस से, समझो। तुम्हें 2016 का सिनेरियो नहीं पता ना, उस समय तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए ना, सडनली प्रॉब्लम में आ गए ना, क्योंकि पूरा कैश में चलता था, बैंक में तो था नहीं। अब तुमको पूरा पैसा अगर बैंक में डालना पड़ेगा तो कहां से दिखाओगे? समझ में आ रही है बात? प्रॉपर्टी डीलर और वो सबको प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा मैटर कैश में चलता है उसमें। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो
अल्टीमेटली हो गया, लेकिन एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ कि कुछ भी होता है वो तो ठीक है, तो तुमको एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा ना कि तुम्हारे बिजनेस में क्या हो रहा है। देखो कुछ बिजनेस सडनली दिक्कत करते हैं, पर कुछ बिजनेसेस के साथ क्या होता है कि दिख रहा होता है कि चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे कुछ लोगों की कैमरा की शॉप्स थी, कुछ लोगों का एसटीडी पीसीओ का काम था, ठीक है। एसटीडी पीसीओ तुम लोग को पता है, अब तो नहीं होता है वैसे, है ना। एसटीडी पीसीओ वाले 1990s में, मतलब मेरे चाचा की शॉप थी, एसटीडी पीसीओ और फोटोकॉपी, समझ में आ रहा है, ठीक है। भाई साहब इतनी बड़ी उनकी दुकान होगी जितना बड़ा ये हॉल है, बस एक टेबल लगी हुई है, उसमें एक वो मशीन रखी रहती थी जिससे कि एसटीडी कॉल्स जो है वो लग सकता है, ठीक है। ये बिजनेस कोई एब्रप्ट एंड नहीं हुआ, पर सबसे ज्यादा दिक्कत किन लोगों को गई, जिन लोगों ने एनवायरमेंट एनालाइज नहीं किया। लोगों के घरों में लैंडलाइन फोन्स जो है वो लग रहे थे, लगते चले गए। अगर उस समय भी एनवायरमेंट एनालाइज कर लेते तो क्या होता, एसटीडी पीसीओ वगैरह जो है वो बच जाते। चलो ठीक है, सन 2000 2001 के आसपास अगर आप इमेजिन करोगे, ठीक है ना, तो क्या हो रहा था, मोबाइल फोन आ गए। अब मोबाइल फोन आ गए तो इवेंचुअली क्या होगा, टेलीफोन मतलब सब पूरा टोटल क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा ना। ये एनवायरमेंट एनालिसिस जिसने उस समय कर करके बिजनेस बढ़ाना अपना और पैरेलल को करना चालू कर दिया, उसका क्या हुआ, वो बच गया। पर जिस व्यक्ति ने लिटरली इतना वेट किया कि जब तक उसका धंधा बर्बाद ना हो जाए, यानी खाने के लिए उसको दिक्कत ना पड़ने लग जाए, तब तक के अगर ये जिसने वेट किया होगा, क्योंकि ना देखो तुम लोग सब फ्यूचर में बैठे हुए, हम आज की डेट से उस फ्यूचर का सोचेंगे, पर उस सिनेरियो में, ठीक है, कोई व्यक्ति जो डेली बैठ करके जा रहा है स्टूडियो पीसी की शॉप में, पेपर पढ़ रहा है, अपना घर बढ़िया चल रहा है, तो वो बाहर निकल के एनवायरमेंट एनालिसिस कर नहीं रहा ना, तो उसके बिजनेस में दिक्कत होनी है। यानी पॉइंट ये है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए ये करना ही चाहिए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। क्योंकि भाई जो चीज एब्रप्ट है उसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, डिमोनेटाइजेशन कोई थोड़ी सोच सकता था, कोरोना कोई थोड़ी सोच सकता था, पर एसटीडी पीसीओ का खत्म होना लोग सोच सकते थे, समझ में आ रही है बात। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, ये आया समझ में, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है, कोई बड़ी अनसर्टेनिटी है तो ठीक, जैसे कि अभी देखो, अभी एनवायरनमेंट में एक जो चल रहा है, ईवी के व्हीकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब देखो एनवायरनमेंट एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि कुछ होगा ही, हो सकता है कुछ ना हो। जैसे जो नॉर्मल टू व्हीलर वाले हैं, अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे, सब ईवी की एजेंसी, अब ईवी में अलग कंपनीज आएंगे ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो उसमें अलग कंपनीज आ सकती हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अभी एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो रहा है, इंडिया बहुत प्रॉपर ग्रोथ के उसमें, वैसे अभी बहुत अनसर्टेन है, कुछ कह नहीं सकते, बट एट दिस वेरी मोमेंट पिछले 6 महीने में देखा जाए तो इंडियन मार्केट चढ़ा है, बाकी पूरा एशियन मार्केट जो है वो गिर रहा है।
समझ में आ रहा है? चाइना में वो जब देखो तब लॉकडाउन में तो बहुत सारा बिजनेस जो है इंडिया में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई एनवायरमेंट एनालिसिस करेगा ना तो कोई ना कोई ऐसा बिजनेस निकल करके आएगा जो कि कोई कर सकता है, और उसके नाम से बड़ी कंपनीज खड़ी हो जाएगी। समझो सोशल मीडिया आ रहा था, जिन व्यक्ति ने शुरू में एनालाइज किया, कब मैं तुमको वो वरुण अग्रवाल का वीडियो दिखाया था, ठीक है। यूट्यूब आया, वो लोग शुरू शुरू से ही वीडियो बना रहे थे। आज की डेट में यूट्यूब पर होना इज अ करियर, प्रॉपर करियर है वो, है कि नहीं। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूबिंग करते हैं और घर चलता है उनका, और प्रॉपर उनका वही काम है, और मतलब 8-10 साल से वो यही काम ही कर रहे हैं, मतलब पता है ये बात, समझ में आ रही है बात। ऑफिशियल करियर है भैया, ऑफिशियल करियर, ठीक है। ये करियर कैसे चुना उनने? एनवायरमेंट एनालिसिस करके। जिस व्यक्ति का एनालिसिस सही होगा उसका क्या होगा? फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। तुम लोगों ने जब सीए चुना तो कुछ ना कुछ एनालिसिस तो किया ही होगा ना, समझ में आ रहा है कि क्यों चुन रहे हैं, ठीक है, क्या फ्यूचर है, समझ में आ रही है बात। एनवायरमेंट एनालिसिस भी आज से 4-5 साल बाद क्या होगा? कंप्यूटर के जो कोर्सेज करते थे पहले, ठीक है, उनको वो अगर एनवायरमेंट, मैंने बताया था एमएस जॉस चलता था पहले, सडनली क्या आ गया? विंडोज जीयूआई, खत्म ही हो गया, एमएस जॉस खत्म ही हो गया। उसकी कमांड याद करनी पड़ती थी पूरी, रजिस्टर के रजिस्टर भरते थे 4-4, समझ में आ रहा है? जो लोग कोर्स करते थे 6-6 महीने के कोर्स होते थे, सारी कमांड याद करते थे, तब जाकर के फाइल एक्सेस कर पाते थे। अब वो काम एक क्लिक से हो जाता है, जो इसके लिए पूरी कमांड चलानी पड़ती थी। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक। रियलिटी वाइज अब देखो, तुमने कोको कोला ज्वाइन किया एज ए मैनेजर, और तुम्हारा पहला असाइनमेंट क्या है कि एक माइंड मैप बनाओ उन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए जो कि कोको कोला को अफेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? पढ़ लिए हैं क्या तुम लोगों ने इसके फैक्टर्स? नहीं पढ़े तो एक बार सोचो, पहले पहले सोचो, फिर दिखाते हैं कि क्या क्या फैक्टर उसमें होंगे। पहले एक बार ये सोचो कि तुम कितना सोच सकते हो, अपने आप से सोचो, मतलब मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन लोग डिस्कस करते हैं। तुमको इससे समझ में आएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, अपने आप से कितना नया नया तुम सोच सकते हो। जैसे कि कौन इफेक्ट करेगा, बेसिक तो क्या है, कॉम्पिटिटर्स, सीजन, हाँ मतलब पेप्सी, कॉम्पिटिटर्स, हाँ, और सीजन इन्फ्लुएंस करता ही है, और हाँ लेकिन कोई वो फैक्टर्स जो कि, चलो गुड, ये एक्सेप्टेबल है, हाँ। और ये तो तुम कैडबरी का सोच सोच के बोल रहे हो ठीक है, और कोई? हाँ हाँ बिल्कुल सही, की क्योंकि उसकी स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर वो जरूरत होती है उसकी, है ना। प्रमोशन और एड स्ट्रेटजी उसकी बहुत बढ़िया, एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट करते हैं, और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट कर पाए, ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट करता है कि भाई अगर सप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा। और प्रॉपर पैकेजिंग करनी चाहिए, पैकेजिंग इफेक्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है। प्राइस प्राइस तो ऑब्वियसली बात है, प्राइस तो अफेक्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, वो सारे फैक्टर्स लिस्ट आउट तुमने एज ए मैनेजर, क्या बोल रहा है, तुमने एज ए मैनेजर को ज्वाइन किया, समझ रहा है? तो अब कोको कोला जो है वो किन चीजों से फर्क पड़ेगा, उन सारी चीजों को तुमको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर है, गवर्नमेंट बैन लगाती तो, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ एक बड़ा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। सेल गिर गई थी जब बाबा रामदेव ने बोला था कि अरे ये तो बेकार है, इसको तो क्या संडास में डाल दो, कोल्ड ड्रिंक को। सेल ड्रॉप हो गई थी भाई साहब पेप्सी और कोक की। तो अगर मान लो ऐसे ही कोई और आ जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, तो जैसे वही रोनाल्डो वाला केस हुआ,
समझ में आ रहा है कितना फर्क पड़ा होगा उससे? तुम समझो रोनाल्डो को की फैन फॉलोइंग पता है तुमको? अगर उसने बोला है कि भैया पानी ज्यादा बेटर है, एक्चुअली में उसकी सेल्स में एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इफेक्ट हुआ होगा। ये एनालिसिस नहीं हो सकता इस बात का। कितने लोगों ने उस मोमेंट पे कि यार चलो कोल्ड ड्रिंक पीते, अरे नहीं यार नहीं पीते, समझ में आ रहा है? रोनाल्डो भी मना ही करता है, कुछ हेल्दी ले लेते हैं। भाई परचेज के डिसीजन ऐसे ही होते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। आप सोच करके देखो ना, कितने सारे लोगों का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो गया होगा एटलीस्ट 2-4 दिन तो। और फिर न्यूज चैनल वालों ने उसका हल्ला भी बचा दिया, सोशल मीडिया में उसका हल्ला मच गया। तो पता क्या होता है, जब भी कोई कैंपेन या ऐसा चलता है ना, तो लोग अवेयर होते हैं, समझ में आ रहा है? तो लोगों को पता है, सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक बेकार होती है, पता है कि नहीं पता है ना? शुगर वाटर है वो, बस कार्बोनेटेड शुगर वाटर, फ्लेवर मिला हुआ है बस हल्का सा। तो क्या होता है कि लेकिन हम लोग ऐसे पी लेते हैं। लेकिन जब ये ऐसी कोई बात सुन लेते हैं तो हफ्ते 2 हफ्ते क्या करते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। तो उस दौरान की जो भी परचेज करने वाला होगा उन सब सेल्स को बर्बाद कर दिया उसने, कंज्यूमेबल और समझ में आ रहा है? चलो देखो, सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्कीम, प्रमोशन, पैकेजिंग, हेल्थ अवेयरनेस। अब इसको इन लोगों ने बांटा है किस पार्ट में देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना? नेचुरल ड्रिंक्स मतलब कि जो फ्रूट जूस वगैरह है वो अफेक्ट करते हैं, है ना? वो एक है, अगर वो बढ़ गया तो ये वो सारी चीजें हैं जिनसे कि क्या हो सकता है, कल को इनमें से कुछ भी खराब हुआ तो मेरे प्रोडक्ट को प्रॉब्लम आ सकती है, समझ आ रहा है? तो इनको 2 पार्ट में बांट दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल। याद रखना इंटरनल मतलब ऐसा नहीं कि अपनी कंपनी के अंदर, तो पेप्सी इंटरनल में क्यों आएगा? सर वो सामने कोको कोला के सामने है बस। सर उसी की ब्रांड किसने बोला? सर खरीद ली थी सर, हम सब नहीं, पेप्सी कोको कोला। थम्स अप कोका कोला का ही है, पेप्सी नहीं, ठीक है? पेप्सी को अलग है यार, पेप्सी के 25 प्रोडक्ट आते हैं। अब प्रोडक्ट बाय पेप्सी, प्रोडक्ट बाय कोको कोला, ऐसे प्रॉपरली अलग लिखा आता है। एक्वाफीना जैसे आती है तो उसमें लिखा रहता है अलग से प्रोडक्ट बाय कोका कोला, वैसे पेप्सी को और सबका अलग अलग आता है। मतलब और दोनों की स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग। जो पेप्सी है वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाने लग गई है। ये वही है ना एनवायरमेंटल एनालिसिस। देखो इसमें पता है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेंगे, कुछ फैक्टर बेटा ऐसे हैं जो कि बंद ही करवा सकते हैं, जैसे कि हेल्थ अवेयरनेस या गवर्नमेंट का जो है। देखो लिखा हुआ है रिलीजियस गुरु, अगर मान लो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हेल्थ को लेकर के किया तो कल को तो बैन ही हो जाएगी ना। जो भी गुटखा बनाने वाली कंपनीज है वो, समझ में आ रहे हैं? उनके लिए जैसे आईटीसी, मैंने बताया था एक बार, आईटीसी जो है वो, सुना है ना? तुम लोग को बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में एक अलग से चैप्टर है जिसमें पूरे कंपनीज के ही बारे में। आईटीसी जो है उसका 50% से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो सिगरेट से आता है, समझ में आ रहा है? तो लेकिन वो पता है 25 बिजनेस में है। क्लासमेट जो आती है कॉपी वो भी उसी की है, होमलाइट्स की जो मैच बॉक्स आता है वो भी उसी का है, सेवलॉन जो आता है वो भी उसी का है, ठीक है? चिप्स वगैरह आते हैं और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स भी जो है उन लोगों ने निकाल लिए। होटल्स वगैरह में आईटी में भी काम है और एग्रीकल्चर में भी काम है, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा रेवेन्यू उसका सिगरेट से आता है। तो वो एक्चुअली में वेंचर आउट कर रहा है दूसरे दूसरे बहुत सारे उसमें, ताकि कल को अगर इसमें दिक्कत हो तो वो उन बिजनेस में कर ले। अदरवाइज जो बिजनेस अच्छा चल रहा है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कह रहे बढ़िया तो चल रहा है क्या दिक्कत है, तो इतने प्रॉफिट के बाद भी वो क्यों मेहनत कर रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है, चेंज। और उनको क्या करना है, अबे यार सुनो ना यार, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तब मत करा करो ना यार बातें। एक बार 2 बार मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि भैया देख ही नहीं रहे। अबे ऐसे नहीं सुना जाता, मैं कितनी बार बोलूंगा, जब मैं बोल रहा हूँ तब सुन लो ना यार प्लीज, ठीक है? तो फिर क्या बोल रहा था मैं, हाँ आईटीसी का बता रहा, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये अलग चैप्टर में कवर्ड है। ये मत सोचो कि ये जनरल बात है या ये अनइम्पोर्टेंट बात है, ये कोर्स में ही है ये बात है।
आईटीसी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बीसीके के इस वाले चैप्टर में तो मैं कंपनीज ही कंपनी, ये देखो ये आईटीसी है, ये इसकी प्रोडक्ट रेंज है, ये देखो, ये देखो एफएमसीजी में ये पूरी क्या बताते हैं एफएमसीजी का? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है ना, सिगरेट सिगार है ना, ये सब बनाता है ये। फूड में आशीर्वाद आटा इसी का है, पर्सनल केयर में है ना विवे लेंगे, साबुन आबुन बनाता है, एजुकेशन क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट इसी का है, लाइफस्टाइल रिटेलिंग में विल्स और जॉन प्लेयर इसी का है, ठीक है। सेफ्टी मैचेस में होम लाइट, मंगलदीप अगरबत्ती इसी की है। होटल में आईटीसी ग्रैंड और आईटीसी नाम से है सारे। पेपर बोर्ड में फाइन पेपर, अल्फा जैप, अल्फा प्लस, साइब राइट, ये तुमने नहीं सुने होंगे। एग्री बिजनेस में है ना फूड ग्रेन, तो वो तो है ही, आशीर्वाद आटा और वो सब आता ही उसका। और आईटीसी इन्फोटेक में भी ठीक है। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट बनाई है इनने, 4.25 लाख रुपए पर किलो। देखो सर आईटीसी इंडियन है ना? हाँ, कोलकाता की कंपनी। डायमंड डाले क्या उससे हर चीज को महंगा बनाने के लिए डायमंड डाल देते हैं, पर नहीं चॉकलेट का एक महंगी है। चलो ठीक है, चलो ओवर करते हैं अपन, ठीक है, बाकी बाद में करते हैं।